सरकार इनसे संभाला नहीं चाहता। ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ जरा। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज भी इमरान खान का खिताब पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चलाया गया, मगर खान साहब ने अपने खिताब के अंदर हुकूमत वक्त को चारों महाजों पर चारों खाने चित कर दिया। ये चार महाज कौन से हैं और क्या जवाब दिया और कौन से नए इंकशाफात कौम के सामने किए गए। खास तौर पर 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बरखुरदार हसन नवाज का जिक्र क्यों किया गया, और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मलक रियाज के बेटे अली रियाज का जिक्र और क्या इंकिशाफ किया गया, कौन सी डील की गई बरतानिया के एक इदारे और इन लोगों के दरमियान, और फिर उस वक्त नैब क्या कर रहा था। इमरान खान ने उस वक्त की जो मीटिंग मिनट्स थे वो भी कौम के सामने रख दिए। एक बंद इंक्वायरी को किसके कहने पर दोबारा खोला गया और 2 कारिंदे जो उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे आज की नैब के अंदर भी मौजूद है, इनका क्या रोल था। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा का हिसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, और ये एहतसाब का मुतालबा किस बुनियाद पर किया गया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, सबसे अहम नुकता, आज ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से एक खातून पर हमला किया गया है। यह हमला किस नौइयत का था और इसका किस किस्म का रिएक्शन आया कैमरों के सामने, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बता दें कि इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक जो इलेक्शन में तरमीम की जा रही हैं एक्ट के अंदर, इसका दायरा-कार क्या है, और फिर इत्तेहादी इस वक्त किस किस्म की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये भी हम आपको आज की इस नशिस्त में तफसील के साथ बताएंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब ने अपने खिताब के अंदर 3 चीज़ें बड़ी अहम कही। एक थी जी FIA, और FIA जो इस वक्त इंक्वायरी कर रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि FIA इंक्वायरी ज़रूर करे, ये उनका हक है कि वो इंक्वायरी करे, लेकिन मैंने पाकिस्तान का कोई कानून नहीं तोड़ा। ये मामला है जी साइफर का, जिस पर खान साहब ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का सिक्रेसी एक्ट भी नहीं तोड़ा, इसके खिलाफ वर्जी भी नहीं की। मैंने FIA को बताया कि साइफर खुफिया कोड से सफ़ीर के पास आता है, फॉरेन ऑफिस हमारे पास इसके मिनट्स लेकर आते हैं, वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी की मिनट्स कॉल कर सकता है। और मैंने भी इस मीटिंग में सबके सामने इस चीज़ को रखा, इस पर फैसला किया गया कि इसको डीमार्च कर दें। असद मजीद भी इस साइफर को कहते रहे कि ये गलत है। आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम नुकता जो पाकिस्तान में कोई बात नहीं कर रहा, और आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना बहुत ही ज़रूरी है। आपने शायद गौर किया हो, साइफर पे GIT की तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। असद उमर साहब को बुला लिया गया, शाह महमूद कुरैशी को बुला लिया गया, उनके सामने सवालनामा एक रखा गया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रख दिया, उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और क्या हुआ। और फिर इसके बाद आपने आज़म मौज़म खान साहब जो हैं, आज़म खान साहब जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको भी आपने बुला लिया और वो नैब में पेश हो जाते हैं। साइफर के हवाले से वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसे बाकायदा रिपोर्ट किया जा रहा है और हर कबीले का सहाफ़ी अपने अंदाज में रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपने एक बात नोट की कि इस पूरे साइफर सागा के अंदर ये जिस तरह से जो एक इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जा रहा है और इमरान खान को घेरने की कोशिश की जा रही है, असद मजीद साहब मंजर से गायब हैं। आपने शायद नोट किया हो, असद मजीद का कोई नाम नहीं ले रहा। असद मजीद साहब को बुलाएं, आपके इख्तियार में है, कहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया के किस कोने में मौजूद हैं, उन्हें बुलाएं और उनसे पूछें कि असद मजीद साहब क्या हुआ था, उस साइफर में था क्या, और किस तरह, अगर ये झूठ था तो इमरान खान ने किस किस्म का झूठ बोला, बुलाकर पूछ लें। और फिर जो कौमी सलामती कमेटी में बार बार ये कहा गया कि मुदाखलत नहीं हुई, साजिश नहीं हुई, लेकिन मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये मैंने नहीं किया, रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप बुला लें उन तमाम लोगों को जो उस वक्त कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद थे। इमरान खान ने 2 इजलास बुलाए, दोनों में क्या था, बुला लें। फिर फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, बुलाएं हिना रबानी घर साहिबा को और पूछें उनसे कि क्या कहा गया। मरियम औरंगजेब को बुलाएं, राना सनाउल्लाह को बुलाएं, इसहाक डार साहब को बुलाएं, बाकी लोगों को बुलाएं कि उस साइफर में असल में लिखा क्या गया। अब इसमें एक और भी बड़ा अहम नुकता है, और पाकिस्तान में मखसूस अकाउंट से इस चीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है।
और किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये नुकता इंतहाई अहम है। तवज्जो आपकी इसलिए भी चाहूंगा क्योंकि एक ट्वीट की जाती है जिसमें खान साहब का एक कट एडिटेड पीस जो है वो ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें खान साहब कहते हैं कि जो मैंने लहराया वो साइफर नहीं था। वो कहना ये चाह रहे हैं कि खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया और वो अपनी बात से मुकर गए, कोई खत नहीं आया था। अब उन्होंने काबिल जो है खुद इसका इतराफ कर लिया कि कोई साइफर नहीं मैंने लहराया। अरे भाई अकल के अंधो, वो साइफर की बात इस तरह नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि जो कोडेड चीज़ें होती हैं, जो सिक्रेसी है, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब आपके सफारतकार और सफ़ीर जब कोई चीज़ भेजते हैं, वो एक मखसूस ज़ुबान में कोड जो हैं वो भेजे जाते हैं, तहरीर को भेजा जाता है। मैंने वो एक्चुअल कोड जो था वो नहीं लहराया, बल्कि उसके मीटिंग मिनट्स, लुबे लबाब, सेंट्रल आइडिया जो था वो मैंने कौम के सामने रखा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस्म की साजिश की गई। लेकिन ये लोग जो अकल के अंधे हैं वो एक पीस को काट कर पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर करते हुए नजर आएंगे कि एक और यू टर्न इमरान खान साहब का। फिर खान साहब ये भी कहते हैं, और ये इंतहाई अहम नुकता खान साहब की तरफ से चेयरमैन नैब के हवाले से बयान किया गया कि चेयरमैन नैब साहब को उन्होंने हर जाने का नोटिस जो है एक भेजा हुआ है। और इस हवाले से बात खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे जहन में कभी नहीं ये आया कि पाकिस्तान से मैं बाहर जाऊं, क्योंकि उन्हें ऑफर्स हो रही हैं और लोग जो हैं वो उकता गए हैं कि यार ये जान भी नहीं छोड़ता, ये पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं चला जाता। ये शख्स जो है ये अजीब शख्स है, इसे पाकिस्तान की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, वो ये कहता है कि मैं यहीं रहूँगा, अपने मुकदमात का सामना करूँगा और मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगा। ये अल्फाज हैं इमरान खान साहब के। और फिर वो ये भी कहते हैं कि चूँकि मैंने कुछ गलत नहीं किया लिहाजा मैं पाकिस्तान से बाहर क्यों जाऊँ। चेयरमैन नैब ने जिस तरह वारंट निकाले और मुझे डंडे मारकर उठाया गया, सबको पैगाम दिया कि मैंने करप्शन की, मुझे क्रिकेट की दुनिया जानती है कि मैंने कभी मैच फिक्सिंग नहीं की। इसके बाद सारी दुनिया में कहा गया कि मैंने करप्शन की। पाकिस्तान में लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा मुझे इत्मीनान की बुनियाद पर दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुझे पैसा भेजते हैं। मैंने चेयरमैन नैब पर हर जाने का दावा किया हुआ है, केस किया हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी तौहीन हुई। अब ये निकात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और अगर किसी के पास कोई जवाब है तो बुलाएं असद मजीद को, बुलाएं जनरल बाजवा को, बुलाएं उन तमाम लोगों को जो उस मीटिंग में शामिल थे और इनको भी शामिल तफ्तीश करें। JID के सामने इनको पेश होना चाहिए। सिर्फ मखसूस लोगों को जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्यों बार बार इस तरह उनको उकसाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है और उनसे इस किस्म के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ व्यूअर्स, जो दूसरा महाज है वो है अल कादिर ट्रस्ट का। ये जो मैंने बात की थी ना कि चारों खाने चित कर दिया, उसमें जो एक और महाज है ये है अल कादिर ट्रस्ट का। खान साहब ने आज इसका बाकायदा तौर पर ड्रॉप सीन कर दिया। और किस तरह ड्रॉप सीन किया जी, कि सबूत कौम के सामने रखती है। इंतहाई अहम नुकता ये भी है कि एक इंक्वायरी जिसे बंद कर दिया गया इमरान खान के दौर में, दोबारा इमरान खान का दौर ख़त्म होता है तो इस इंक्वायरी को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए खोल दिया जाता है। व्यूअर्स, ये बात है 21 अप्रैल 2020 की। आज से 3 साल पहले एग्जेक्टिव मीटिंग की जो मिनट्स थे, खान साहब ने उसे कौम के सामने रखा और वो कहते हैं कि मेरे पास मौजूद हैं। इसमें चेयरमैन नैब और DG ऑपरेशन ज़ाहिर शाह साहब जो थे वो बैठे हुए थे, जो कि अब डिप्टी चेयरमैन हैं। इसके अलावा उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन भी बैठे हुए थे, जो जिनकी पोजीशन चेंज हो गई लेकिन उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या किया। प्रोसिक्यूटर भी बैठे थे। ये मीटिंग मलिक रियाज और अली रियाज की जो डील हुई NCA के साथ, इस पर इंक्वायरी हो रही थी। नैब NCA से राब्ते में थे। इस मीटिंग में ये तय हुआ कि अगर अली रियाज प्रॉपर्टी बेचेगा जो हसन नवाज नून लीग से ख़रीदी थी, अगर वो पैसा पाकिस्तान आया तो फिर नैब किसी किस्म का एक्शन नहीं लेगा और फिर NCA भी इस केस में एक्शन लेगी और अगर नहीं आता तो एक्शन होगा और अगर आ गया तो फिर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। जैसे ही वो प्रॉपर्टी बिक गई तो फिर इंक्वायरी को बंद कर दिया गया, क्योंकि मसला था कि पाकिस्तान से बाहर पैसा पाकिस्तान वापस आ गया तो और जहाँ पर आया फिर आप उन लोगों को जाकर पकड़ लें। फिर अब इसमें आफ्ताब सुल्तान का जिक्र आता है। खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने माजरत इसलिए की क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक केस बंद हो चुका और नैब जब NCA से डील कर रही थी तो उन्हें पता था कि ये सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट पे आना है। अब पाकिस्तान पैसा आ चुका है
اور اب جا کر ثابت کریں کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے۔ خان صاحب نے ایک انتہائی اہم سوال اٹھایا کہ جنرل باجوہ، اور یہ ایک انتہائی اہم انکشاف بھی کیا کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ انتہائی اہم رول انہوں نے بھی پلے کیا، اور پھر پوچھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کیا کر رہے تھے۔ چیئرمین نیب کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میٹنگ میں تھے، ان سے پوچھیں کہ ان سے سوال کریں کہ کیوں بند کی گئی یہ انکوائری، اور دوبارہ جو ہے اس انکوائری کو کیوں کھولا گیا۔ چیئرمین نیب آصف زرداری، نواز شریف کی بھی تحقیق کروائیں، آرمی چیف جنرل باجوہ کی بھی تحقیق کروائیں۔ اور یہ سوال اٹھایا ہے عمران خان کی طرف سے اس وقت جب تمام محاذوں پر عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج کا سوال عمران خان کا اس محاذ سے یہ ہے کہ جنرل باجوہ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کتنے تحائف دیے گئے، آپ کو کتنے تحائف کس ملک کی طرف سے ملے، ان کی مالیت کیا تھی، دینے والا کون تھا، رکھے کہاں پر گئے، اور ان کی مالیت کو کیا کسی نے آ کر ٹیسٹ کیا۔ وہ تمام گواہ جو عمران خان کے خلاف پیش کیے جا رہے ہیں، جو ایکسپرٹ نہیں ہیں لیکن وہ پیش ضرور ہوتے ہیں، جب سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کے پاس یہ قابلیت ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ کیا آپ کی موجودگی میں اس کی پڑتال کی گئی؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو پھر آپ نے کیسے اخذ کر لیا کہ اس کی مالیت اتنی ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ جناب یہ میرا صرف اندازہ تھا۔ ایسے حالات میں جب آپ ایک لیڈر کو اور ایک سیاستدان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو یہ سوال ہے جنرل باجوہ کے لیے کہ بتایا جائے کہ انہوں نے اس ملک میں بطور آرمی چیف کتنے تحائف حاصل کیے، توشہ خانہ میں کتنے جمع کروائے گئے، اور کتنوں کی جو مالیت ہے وہ چیک کی گئی۔ کیا اس قسم کا کیس کبھی پاکستان کی کسی عدالت میں چلایا جائے گا؟ اور اگر نہیں چلایا جائے گا تو بند کر دو اس نظام کو، اور بند کر دو ایسے انصاف کو جو شکلیں دیکھ کر پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان میں اقتدار پر قابض لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ویورز، یہ بات جذبات کی نہیں ہے، یہ بات اصول کی ہے، اور اصول یہ ہے کہ مرسڈیز لینے والے، مرسڈیز دینے والے، مرسڈیز میں بیٹھنے والے، مرسڈیز کے جن لوگوں نے جھولے لیے ان سے بھی سوال کیا جائے کہ اصل اس کی قیمت کیا تھی۔ آپ نے اپنے لیے قوانین کو بدل دیا۔ آپ کے بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کرایہ کون دیتا ہے اور پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور پھر انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مرسڈیز گاڑی جو ہے وہ بزنس آفس کو معلوم ہوگا، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے نام پر ہے، اور پھر ان کے نام پر جب الیکشن کے کاغذات جو نکالے جاتے ہیں تو ان کا نام نکلتا ہے۔ یہ عجیب ایسے بچے ہیں کہ جنہیں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ان کے نام پر بہت کچھ ہے، جو سوالات عمران خان صاحب کی طرف سے قوم کے سامنے رکھے گئے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج پاکستان کے اندر خواجہ آصف صاحب سے اور امید کیا کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے اس سے پہلے بھی خواتین کی کوئی زیادہ عزت نہیں کرتے، اور انہوں نے ایوان کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ خواجہ آصف نے آج پارلیمنٹ کے فلور پر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کے بارے میں انتہائی، جو خواتین سینیٹرز تھی، انتہائی غلیظ گفتگو کی۔ خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ آج اس شخص کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے۔ اس کا ضرور جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا خواجہ آصف صاحب کے لیے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں، ورکروں کو بند کر کے چوہے کی طرح چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جس شخص کا دفاع خواتین کریں، اس کی بہادری کیا ہوگی؟ پہلے اپنے دامن دیکھیں، پھر ہمیں پاک دامنی کا تانا دیں۔ پچھلے 4 برس سے خواجہ صاحب آپ کا لیڈر لندن میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، کبھی کبھی نکلتا ہے، مخصوص صحافیوں کو اجازت ہے کہ وہ جا کر سوال کریں، اور اس کے علاوہ کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی آئے گا تو آپ اپنے گارڈز سے اسے پیچھے کر دیتے ہیں، دھکے دیے جاتے ہیں، اور پھر ہم نے تماشا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حسن نواز کے دفتر کے باہر دیکھا۔ تو ملک سے بھاگا ہوا کون ہے، بھگوڑا کون ہے، مجرم کون ہے، اور ڈیلر کون ہے، ویلنگ ڈیلنگ کا کام کون کرتا ہے؟ یہ تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ آپ اپنے لیڈر سے لے لیں، اور پھر کسی کو یہ تانا دیں۔ اس لیے اس کے یہ دونوں نکات بڑے اہم ہیں۔ عمران خان ملک سے باہر نہیں جا رہا، اور تانے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ آپ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں خواتین کے پیچھے۔ پھر خواجہ آصف نے پی ٹی آئی خواتین اراکین کو کوڑا کرکٹ اور باقیات قرار دیا، یعنی اس سے زیادہ تذلیل کسی کی ہوگی؟ اور اگر کوئی بچہ کرے نا تو ہم کہتے ہیں کہ جناب غلطی ہو گئی اور اس نے ایک غلطی سرزد کی ہے۔ کل ایک صحافی نے عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی، اور اگر یہ بدتمیزی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوتی تو میں یہی کہتا۔
اگر یہ بدتمیزی اسحاق ڈار کے ساتھ ہوگی تب بھی میں یہی کہوں گا. اگر یہ بدتمیزی آصف علی زرداری کے ساتھ ہوگی تو ہمیں کم از کم اپنی ذمہ داری یعنی قاعدے اور قانون کے اندر رہ کر اپنے سوالات کو پوچھنا چاہیے. کسی کو یہ کہنا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, ڈھیٹ پنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب کو یہ کس نے حق دیا کہ وہ خواتین کی اس طرح بے حرمتی کریں؟ اور ویورز, خواجہ آصف صاحب کی یہ روایت ہے, پہلے بھی رہی ہے, کہ جس طرح کی زبان انہوں نے شیریں مزاری کے لیے استعمال کی, انہیں اشتعال دلایا, اور میں لفظ وہ دہرا نہیں سکتا جو انہوں نے ان کے بارے میں کہے. پھر وہ یہ بھی, ایک تاریخ جو ہے پرانی ہے, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی باقیات, یہ سیاسی رویے سیاستدانوں کے نہیں ہوتے. یہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایوان جو ہے کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اگر کوئی چلا رہا ہے, تو مجھے تو کم از کم خواجہ آصف صاحب کے رویے سے یہ لگا. آج یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کا اقتدار جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اقتدار ایسی چیز ہے جو ایک دن ختم ہو کر ہی رہتا ہے. تو پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, اور آپ کی یہ باتیں جو ہیں نا وہ آپ کو یاد کرائی جائیں گی. اس کے علاوہ ویورز, آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی ایوان ہے جس میں ان کی اپنی بھانجی شیزہ فاطمہ آ کر بیٹھتی ہیں, اور پھر وزیر قانون آئے اور انہوں نے اس کا دفاع جسٹیفائی کس انداز میں کیا. وہ کہتے ہیں کہ علی ظفر نے کہا کہ بھیڑیوں کا ریوڑ ہے, بھیڑیا کہا جائے تو کوڑا کرکٹ منہ سے نکل ہی جاتا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سینیٹرز تھی جن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے, انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو معاف کر دیا. زرکا, وہاں پر ڈاکٹر زرکا موجود تھی, انہوں نے کہا کہ ہماری یہ تربیت نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایسی تربیت کے ساتھ بڑے ہوئے, لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اس کا جواب دیں. اور ان کی طرف سے خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا. ویورز, آخر میں چونکہ خبر ایسی تھی, اور میں آبویسلی پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے, تو میں اس خبر کے سکتے سے باہر نہیں آیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری جو سپیڈ ہے گفتگو کی وہ کم ہوگی. لیکن یہ رویوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, چونکہ اگر آپ رویے اپنے نہیں بدلیں گے تو سیاست تو پھر ایسی ہوگی. آپ ایک کو گالی دیں گے, گالی کا جواب گالی سے ہوگا, پتھر کا جواب پتھر سے ہوگا. یہ پاکستان کے لیے کوئی صحیح رویہ نہیں ہے بطور سیاستدان. اچھا جی, اب ایک جو خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر, اس کا اس وقت بہت زیادہ چرچا ہے, اور نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے ان کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ نے قومی اسمبلی میں ایک سازش تیار کی, کس طرح اتحادیوں کو بے وقوف بنایا گیا, اور آنے والے دن میں اتحادیوں کے ساتھ کیا ایک بار پھر نون لیگ کی لڑائی ہونے جا رہی ہے. یہ انتہائی اہم سوالات ہیں, چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے کچھ خاص قسم کے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انتخابی اصلاحات سے متعلق الیکشن ایکٹ ہے جی 2023, اور اس کا مسودہ کچھ اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جو نگران وزیر اعظم ہے اس کے اختیارات کو مزید بڑھا دیا جائے, اسے مزید اختیارات جو ہیں وہ دے دیے جائیں. ترامیم کو پارلیمنٹ میں کے اجلاس میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. الیکشن ایکٹ 2023 میں 54 ترامیم کو شامل کیا گیا ہے, اور شک 230 میں مجوزہ ترمیم جس کا شور ہے اس کے مطابق شک 230 کی سب کلاس 2(2)A میں ترمیم شامل ہے, جس کے تحت نگران حکومت کو اضافی اختیارات جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے. ترمیم کے تحت نگران حکومت کو ملکی معیشت کے لیے ضروری فیصلوں کا اختیار ہوگا, اور نگران حکومت بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی. چونکہ یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر حکومت چلی جاتی ہے تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ دنوں میں آپ نے ایک قسط جو ہے وہ دینی ہے IMF کی. اور ویورز, جو انتہائی اہم سوال ہیں اس پوری صورتحال سے متعلق, اگر ہم ان کو ایک دفعہ گو تھرو کریں, جو میں ون بے ون آپ کے سامنے رکھوں گا, تو پاکستان میں نگران حکومتیں کتنا وقت گزاریں گی, اور کیا ملک کے اندر انتخابات ہوں گے رواں برس, آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا, اب پہلی چیز جو ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ آپ نے معاہدے کرنے ہیں. نگران حکومت ہی نہیں یہ کر سکتی, آپ کو جو ہے قانون اور آئین کے تحت جو ہے نا پاورز چاہیے, اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ارے بھائی, الیکشن کرواؤ 2 مہینے کے اندر, 90 دن میں کیوں جا رہے ہو, 60 دن میں انتخابات کرواؤ. حکومت جو ہے وہ نگران حکومت کی بجائے اصل حکومت کے
सियासतदानों के हवाले करो, पाकिस्तान की अवाम जो मुंतखब जिन लोगों को करे उनके हवाले करो, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये उन लोगों के हवाले हुकूमत को करेंगे जो अपने अंदाज में हुकूमत को चलाना चाहते हैं। क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए, जब जमहूरी हुकूमतें आ जाती हैं ना, तो फिर जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हें भी थोड़ा सा बैक फुट पे जाना पड़ता है, फिर आपको एक नई बसात जो है बिछानी पड़ती है। तो ये सारे के सारे सवालात जो हैं बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। फिर निगरान हुकूमत को इख्तियार देकर पीडीएम हुकूमत अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहती है, ताकि निगरान सेटअप के लंबा होने की सूरत में फ़र्क ना पड़े, कंटिन्यूटी होगी ना। अब आप देखें कि पंजाब के अंदर खान साहब की हुकूमत चलेगी, उन्होंने हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी, तो एक नया सेटअप आ गया, तो कंटिन्यूटी नज़र नहीं आ रही। गो कि ये किसी और की हुकूमत है, कोई और लोग हैं और ये किसी और का ख्याल है, इसे चाहता कोई और है, ये सारी सिचुएशन है। लेकिन इसके बावजूद जो एक स्टॉप लगता है ना, वो इस हुकूमत में नहीं लगेगा। अगर निगरान हुकूमत और जिस तरह से लोगों को इख्तियारात जो हैं वो दिए गए, तो एक कंटिन्यूटी होगी पीडीएम की, नवाज शरीफ साहब की या फिर किसी और की। क्या निगरान सेटअप को इख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मजबूरन दिए जा रहे हैं और ये लंबे सेटअप की तैयारी है? अच्छा, निगरान सेटअप को इख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मजबूरन जो है वो दिए जा रहे हैं। कल मैंने आपको एक बात आपके सामने बड़ी तफसील के साथ रखी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना बंदा लाना चाहते हैं। तो अगर वो अपना बंदा लाना चाहते हैं तो फिर क्या इस्टेब्लिशमेंट कैसे चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर रही है? ये कन्फ्यूजिंग सा सवाल है। इसका जवाब आपके सामने मैं रख देता हूँ। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ एक पेज पर हैं और शहबाज शरीफ वही बात करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट जब एक पेज पे होगी शहबाज शरीफ से, तो अगला वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेस शहबाज शरीफ के हैं। और नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, उन्हें लाया जाए, सेटल किया जाए पाकिस्तान में, उनके पाँव जो है मजबूत किए जाएँ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी और शहबाज शरीफ साहब क्यों चाहेंगे कि वो अपनी कुर्सी जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले करें? तो इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ के ज़रिए ऑब्वियसली ये तमाम जो कल से खेल खेला जा रहा है ये कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो कहेंगे भाईजान मैं क्या करता, मेरे पे प्रेशर था, मैंने पार्लियामेंट में गए और हमने निगरान हुकूमत के जो पावर्स थी उनको इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। जिनकी हुकूमत आई है वो जाने और उनका काम जाने, हम सिर्फ आपके नाम की जो है वो कहानियाँ और नाम जो है आपका जलसों में लेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वोट मिल सके। तो ये गेम जो है वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर IMF पहले ही अगली किस्तें नवंबर और मार्च में देने की कमिटमेंट कर रखी है। आपने की है ना कि नवंबर और मार्च में आप जो है किस्तें देंगे। तो फिर 60 से 90 दिनों की निगरान हुकूमत ने कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी और इदारों से डील करना है? क्योंकि बाज़ लोग ना ये एक तासुर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत जब निगरान होगी तो उनके पास फैसले करने के लिए, इंटरनेशनल एजेंसी से बात करने के लिए, IMF जो सबसे बड़ा मसला है, तो हमारे पास मैंडेट नहीं होगा। तो भाई आपके पास मैंडेट की क्या ज़रूरत है? ये नवंबर है ना जी, नवंबर में आप इलेक्शन करवाएं और उसके बाद हुकूमत आ जाएगी और वो फिर जाने, IMF जाने, पाकिस्तान के हालात जाने, वो पॉलिसीज़ बनाए, पॉपुलर फैसले करे। लेकिन इसे काउंटर करने के लिए, यानी कुछ लोगों की ये जहन में है कि वो इमरान खान को माइनस करें और मज़ीद ताकतवर हों और निज़ाम को कमज़ोर करें, मज़ीद ताकत जो है उन्हें सिस्टम की हासिल हो सके, और फिर मज़ीद मोहरे इस निज़ाम में बिठाएं जिन्हें वक्त पड़ने पर जो है इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि खान साहब ने पहली दफ़ा इस पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को चौक मिलाकर खड़ा कर दिया, हर इदारे को बता दिया कि असल में वो किस किस्म का खेल खेल रहा है। सोशल मीडिया ना होता लोग इस तरह बात नहीं कर सकते थे, और लोगों में जो आगाही आई है ये खान साहब को यकीनन इसका जो है क्रेडिट जाता है। व्यूअर्स आपको बता दें कि JUI का फजल रहमान ग्रुप का इस पर बाकायदा रद्द-ए-अमल आया और ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का रद्द-ए-अमल आया। क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन से मुतल्लिक एक्ट की तैयारी के लिए एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। मेरी आदत है कि हर किसी पर एतमाद करता हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया। सेक्शन 230 मेरी नज़र से नहीं गुजरा था, जिस पर आज एतराज़ उठाया। वो कहते हैं कि सेक्शन 230 की मंजूरी के लिए जाली तरीके से दस्तखत करवाए गए, कागज़ों के दरमियान सेक्शन 230 का कागज़ डालकर दस्तखत करवाए गए। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी मौजूद है जिसमें सेक्शन 230 की तरमीम नहीं है। मुजवज़ा तरमीम आइन से मुतसादिम है। हम हुकूमत की मदद और सिस्टम को आगे लेकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह की जालसाजी पर यकीन नहीं रखते बल्कि मुखालफत करते हैं। 2/3 अक्सरियत नहीं है, इसलिए आइन में तरमीम तो नहीं कर सकते। पार्लियामान में मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं, अगर प्रपोज़ल है तो बहस करवाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत को कुछ भी अच्छा लगे तो असम्बली से मंजूर करवा ले।
किसी के पास इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक कॉपी नहीं थी, एजेंडे की कॉपी भी किसी मेंबर के पास नहीं थी। इत्तफाक से असम्बलियों में आ गया, पता चला कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम को पेश किया गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक तमाम जमातों को साथ बैठना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिल पेश कर दिया और बाद में आप कहें कि सर सॉरी गलती हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। जवाब आ गया जी इत्तेहादियों का। आप भी अपना कमेंट जो है वो ज़रूर भेजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।